हेलो फ्रेंड्स। इस चैप्टर में हमने सीखा था कि डाटाबेस में दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होता है और कितने तरह के रिलेशनशिप होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसमें आपके पास मेनली तीन तरह के रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं। एक होता है वन टू वन, एक होता है वन टू मैनी, और थर्ड होता है मैनी टू मैनी। हमने इसके बारे में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। आप इस चैप्टर को एक बार जाके देखें, और उस चैप्टर में चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मैंने बताया था कि किस तरीके से जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट होता है दो टेबल के बीच में। अब यहाँ पर हम एक बार दोबारा से इसको रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कहा कि वन टू वन रिलेशनशिप अगर हमें दो टेबल के बीच में देखना हो तो वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि जैसे मेरे पास दो टेबल हैं, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। तो अगर मान लें टेबल ए की जो आइडेंटिटी कॉलम है वो अगर टेबल बी के अंदर सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है तो वो आपका वन टू वन रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब एक पेरेंट टेबल के अगेंस्ट में चाइल्ड टेबल में एक ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट करे तो वो वन टू वन रिलेशनशिप है। सेकेंड होता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जैसे टेबल ए है और टेबल बी है, तो टेबल ए का जो एक आपका आईडी कॉलम है वो टेबल बी के अंदर एक से ज़्यादा टाइम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। यानी एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट में चाइल्ड टेबल में आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं तो वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। थर्ड हमारे पास होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपके पास अगर दो टेबल है तो उन दो टेबल के बीच में एक टेबल की रिकॉर्ड जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स टेबल बी के अंदर हो सकते हैं, और टेबल बी के जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं वो टेबल ए के अंदर हो सकते हैं। तो इसको हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में अगर आप डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करें या डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए हमें एक ब्रिज टेबल लेना पड़ता है या जंक्शन टेबल लेना पड़ता है। वो उन दोनों के बीच के मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को स्टोर करके रखता है, और जब आप उसमें से रिट्रीव करते हैं वैल्यू तो ये रिलेशनशिप हमें जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है वो जो एग्जिस्ट होता है इन दो टेबल के बीच में वो यहाँ पर हमें दिख जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर अगर आपको दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए आपको जंक्शन टेबल या ब्रिज टेबल या फिर कहें एसोसिएटेड टेबल आपको क्रिएट करना होगा। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली अगर दो टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो ये रिलेशनशिप जो है वो कैसे बनेगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा है वन टू वन रिलेशनशिप। हमने क्या किया, एक टेबल ले लिया, स्टूडेंट मेन डिटेल वन टू वन हमने नाम दे दिया इसको, और दूसरा हमने एक चाइल्ड टेबल ले लिया, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल वन टू वन नाम दे दिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि इस टेबल में ये हमारा पेरेंट टेबल है और ये हमारा चाइल्ड टेबल है। तो पेरेंट टेबल की जो ये आईडी है उसके लिए हमने यहाँ पर ये एक आईडी ली हुई है, स्टूडेंट मेन डिटेल आईडी। ये जो है वो इंटीजर टाइप का है क्योंकि यहाँ पर भी आइडेंटिटी कॉलम जो है वो इंटीजर टाइप का है और नॉट नल है, और साथ ही ये यूनिक है। तो यूनिक लिखने के पीछे जो रीज़न है, रीज़न ये होता है कि आपने कहा कि हमें दो टेबल के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप चाहिए, यानी पेरेंट टेबल का एक रिकॉर्ड सिर्फ चाइल्ड टेबल के में अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर ये हमें बनाना है तो जो हमारे पास चाइल्ड टेबल है उसके अंदर जो पेरेंट टेबल के साथ हम फॉरेन की रिलेट कर रहे हैं जिस कॉलम के साथ, उसे हमें यूनिक रखना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो हमने बनाया हुआ है उस रिलेशनशिप को क्रिएट कर देते हैं। अब आप अगर इन दोनों टेबल को देखेंगे तो इस टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है बट कोई डाटा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास पेरेंट टेबल है उस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अगर अब आप मेन टेबल को देखोगे तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड आपको दिख जाएंगे।
तो यहाँ पर जो आईडी कॉलम है उसके अंदर वैल्यू हमारे पास 100 है और 101 है। हम क्या करते हैं कि जो आपके पास चाइल्ड टेबल है उसके अंदर हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। हमने कहा 101 से रिकॉर्ड इंसर्ट किया और ऐसे ही हमने किया 100 से रिकॉर्ड इंसर्ट। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये मेरे पास पेरेंट टेबल है, इस पेरेंट टेबल के अगेंस्ट में ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ और ये पेरेंट टेबल की जो आईडी है इसके अगेंस्ट में ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। अब अगर आप कहें कि भाई ये तो किसी भी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दोबारा 100 डालेंगे तो हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर दोबारा इंसर्ट करने के लिए जाएंगे तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा। एरर क्या कहता है? वायलेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट, क्योंकि आपने कहा कि यूनिक की कांस्टेंट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जा सकती। और हम चाहते भी क्या थे? हमें 1-to-1 रिलेशनशिप को मेंटेन करना था या 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट करना था। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें वहाँ पर यूनिक की मेंटेन किया। अगर हम यूनिक की नहीं रखते तो आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जब डुप्लीकेट एंट्री करते तो एंट्री हो सकती थी, बट फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक के अगेंस्ट में सिर्फ एक ही चाइल्ड टेबल में एंट्री गई है। 100 के अगेंस्ट में आपका ये रिकॉर्ड गया है और 100 के अगेंस्ट में ये रिकॉर्ड गया है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करता है, क्योंकि एक आईडी के अगेंस्ट में या एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट में चाइल्ड टेबल में एक ही रिकॉर्ड जा सकता है। तो आई थिंक अब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि 1-to-1 रिलेशनशिप दो टेबल के बीच में कैसे एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं 1-to-many रिलेशनशिप। तो इसके लिए भी हमने क्या किया कि दो टेबल ले लिए, लेकिन जो ये हमारा एंट्री कॉलम था जिसमें हम पेरेंट टेबल की आईडी रख रहे थे या जिसके साथ हम फॉरेन की बना रहे थे, इसको अब हमने यूनिक नहीं रखा। यूनिक नहीं रखने के पीछे कारण ये है कि हमें यहाँ पर 1-to-many रिलेशनशिप लेके चलना है। तो 1-to-many रिलेशनशिप के अंदर एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट में चाइल्ड टेबल के अंदर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले इन टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। इन टेबल को क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसके बीच का जो फॉरेन की है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको दोबारा से क्रिएट कर लीजिए। अब क्या करें, इस टेबल के अंदर जो आपने रिलेशनशिप बनाया हुआ है उस रिलेशनशिप को क्रिएट कर लीजिए। अब अगर आप इन दोनों टेबल को देखेंगे तो इन दोनों टेबल के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर बन चुका है, बट कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मेन टेबल में पहले एंट्री की थी वैसे ही हम दोबारा से यहाँ पर मेन टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो अब अगर आप इस मेन टेबल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, 100 एंड 101। तो अब हमने कहा कि मान लो 100 है तो 100 के अगेंस्ट में मेरे पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए, या 101 के अगेंस्ट में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए 101 के अगेंस्ट में। अब हम ऐसे ही क्या करते हैं, 100 के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब आप इसको इंसर्ट कीजिए, फिर 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब हम क्या करते हैं कि दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन करते हैं, और यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा आपने क्या किया है कि 100 के अगेंस्ट में 3 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट किया। तो ये इस 100 के अगेंस्ट में 3 रिकॉर्ड जब आपने इंसर्ट किया तो इसका मतलब एक जो पेरेंट टेबल है उसके अंदर जो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट में 3 रिकॉर्ड मैंने चाइल्ड टेबल में एंट्री की। ऐसे ही 101 था, 101 के अगेंस्ट में मैंने ये तीनों रो यहाँ पर डाटा जो है वो इंसर्ट किया है। तो इन तीनों का 101 के साथ रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अब 1-to-many रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट में हमने मल्टीपल रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में इंसर्ट किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1-to-many रिलेशनशिप कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं many-to-many रिलेशनशिप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि many-to-many रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास
दो टेबल होते हैं और उनके बीच में एक जंक्शन टेबल या फिर हम कहें कि एसोसिएटिव टेबल हमें बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले दो मेन टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को हमने क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल में मैंने क्या किया कि कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। फिर मेरे पास दूसरा टेबल है, इस टेबल के वो मैंने जनरेट कर दिया और इसके अंदर भी कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो हमने दो टेबल बनाए थे, मूवी मैनी टू मैनी और कैटेगरी मैनी टू मैनी, इन दोनों टेबल का मैंने एक जंक्शन टेबल बनाया है, मूवी कैटेगरी जंक्शन। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दो आईडी ली हैं, एक आपके पास मूवी है और मूवी अंडरस्कोर आईडी है, दूसरा कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है। तो इसका जो रिलेशन है वो इसके साथ बनेगा और कैटेगरी आईडी का रिलेशनशिप जो है वो कैटेगरी आईडी के साथ बनेगा। अब आप इसे रन करो। यहाँ पर जब हमने इसको रन किया, यहाँ पर नाम हमें इसका बदलना पड़ेगा, तो नाम बदल दीजिए इसका। यहाँ पर आपका 1 to 1 कैटेगरी मैनी टू मैनी हम बना देते हैं, लेकिन इसके लिए अब आप इसको रन करें। यहाँ पर जंक्शन टेबल आपका क्रिएट हो गया। अब आप क्या करें कि इन दोनों टेबल को देखिए, इन दोनों टेबल का स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर आप जंक्शन टेबल को देखना चाहें तो जंक्शन के टेबल का भी स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी आपने जंक्शन टेबल बनाया हुआ है वो नाम यहाँ पर पास कर दीजिए और यहाँ पर आप इन तीनों टेबल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो हमारे पास जो मूवी नाम से हमने एक टेबल बनाया, इसके अंदर दो रिकॉर्ड इंसर्ट है। कैटेगरी नाम से जो टेबल बनाया उसके अंदर दो रिकॉर्ड इंसर्ट है। यहाँ पर भी दो रिकॉर्ड इंसर्ट है, यहाँ पर भी दो रिकॉर्ड इंसर्ट किया हमने। अब जंक्शन टेबल के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जंक्शन टेबल में हमने क्या किया था, ये तो ऑटो जनरेटेड है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमने दो आईडी ली थी, एक मूवी आईडी, कैटेगरी आईडी। तो मैंने क्या किया, मूवी आईडी 1 रखा, कैटेगरी आईडी भी 1 रखा। फिर दूसरा रिकॉर्ड लिया, मूवी आईडी 2 रखा, कैटेगरी आईडी 2 रखा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। ओके, अब हमें चेक करना है कि किस तरीके से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया था मूवी मैनी टू मैनी, और ये हमने जंक्शन टेबल बनाया है मूवी कैटेगरी जंक्शन। हम इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप इसे सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मूवी नाम से आपने टेबल बनाया था इसके अंदर दो आईडी हैं, 1 और 2। अब इन आईडी की एंट्री जो है वो जंक्शन टेबल के अंदर हुई है। 1 के लिए ये री एंट्री और 2 के लिए ये वाली सारी एंट्री पड़ी हुई है। तो इसका मतलब जब आप इस टेबल को इस टेबल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इस टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड इसके अंदर आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये एग्जिस्ट करता है, इस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड हैं वो बहुत सारे, एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट में बहुत सारी एंट्री जो है वो दूसरी टेबल के अंदर आती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट दो टेबल के बीच में रिलेशन नहीं ढूंढेंगे। ये रिलेशन आपको ढूंढना होगा जंक्शन टेबल के अंदर। यानी ये जो मूवी नाम से हमारा टेबल बना हुआ है और ये जो टेबल है ये जंक्शन टेबल है। तो मूवी वाली जो आईडी है, एक आईडी के अगेंस्ट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मूवी वाले टेबल के अंदर एक आईडी के अगेंस्ट में मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स की एंट्री हुई है। अब इसी तरीके से जो हमने कैटेगरी टेबल बनाया था उसको जंक्शन टेबल के साथ हम कंपेयर करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी 1 है और 2 है। यहाँ पर भी कैटेगरी 1 और 2 है। अब इसकी एक आईडी के अगेंस्ट में हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। सिमिलरली ये जो हमारे पास 2 है इसके अगेंस्ट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहां पर डायरेक्ट दो टेबल के बीच में हम नहीं ढूंढते कि वो रिलेशनशिप जो है 1 to मैनी या मैनी टू मैनी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यहां पर हम ये देखते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर कि जब आप जंक्शन टेबल के अंदर उन वैल्यूज को एंट्री करते हैं तो जंक्शन टेबल से आप कंपेयर करेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे कि हमने कहा कि यहां पर मैनी रिकॉर्ड्स जो हैं
वो आपके एग्जिस्ट करते हैं मैनी टू मैनी में। तो अब आप देखो कि मूवी टेबल के हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज हैं और कैटेगरी टेबल की हमारे पास बहुत सारी एंट्री है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इस केस के अंदर यहां से इसको कंपेयर करें और कैटेगरी से इसको कंपेयर करो तो यहां पर आप देखोगे कि इसकी बहुत सारी एंट्री इसके अंदर है और मूवी की जो एंट्री है वो बहुत सारी इसके अंदर है। तो इस तरीके से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डायरेक्ट दो टेबल के बीच का इंटरेक्शन नहीं होता, ये आपका जंक्शन टेबल के साथ जो वैल्यू हमने एंट्री की है उसकी कंपैरिजन होती है। तो मैनी टू मैनी में हमेशा हमें जंक्शन टेबल बनाना ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट दो टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम स्टडी कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन आप बिल्ट इन एसक्यूएल सर्वर फंक्शन, ये आपका ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर हमें प्रोवाइड करता है, ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड रेदर देन टू अ सिंगल रिकॉर्ड, ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, एक रिकॉर्ड के लिए ये जो फंक्शंस हैं उसे यूज नहीं किए जाते। एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म ए कंप्यूटेशन ऑन ए सेट ऑफ वैल्यू रेदर देन ऑन अ सिंगल वैल्यू, ये बहुत सारे वैल्यूज के सेट के ऊपर अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करता। एग्रीगेट फंक्शन यूजेस टू समराइज डाटा, ये समराइज डाटा हमें देता है। एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म ए कैलकुलेशन ऑन सेट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, ये क्या करता है एक सेट ऑफ वैल्यू के ऊपर काम करता है और उसके बदले में हमें वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारे पास है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन कहता है दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और रोज इंक्लूडिंग नल वैल्यू इन द डिफाइंड सेट। अब हम यहां पर इस काउंट फंक्शन को चेक करते हैं। मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है, हम पहले यहां पर लिख लेते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। एग्रीगेट फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो है काउंट फंक्शन। ठीक है, हमारे पास एक टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम है, एक एज का कॉलम है, एक मार्क्स का कॉलम है। हम इन्हीं दोनों कॉलम्स के ऊपर अपने फंक्शंस को यूज करेंगे। चलिए एग्रीगेट फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं हमारा काउंट फंक्शन काम कैसे करते हैं। पहले हम ये देखते हैं काउंट करता क्या है। काउंट के बारे में हमने बात की। काउंट कहता है कि दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और रोज। तो जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि भाई जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उस वो काउंट करके हमें काउंट फंक्शन रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को एक बार हम चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट काउंट, और हमने कहा कि जितनी भी रोज हैं वो सारी हमें रिटर्न कर दे इस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। तो ये हमें जितने भी रोज इसके अंदर हैं वो सारे के सारे रोज रिटर्न कर देता है। अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हमारे पास 4 हैं। तो ये जो काउंट फंक्शन रन कर रहा है ये भी 4 के लिए रन कर रहा है। आप यहाँ पर चाहें तो जैसे लास्ट टाइम आपने कॉलम के नेम दिए थे वैसे यहाँ पर कॉलम के नेम दे दीजिए, टोटल रोज। टोटल रोज हमने नाम दे दिए। अब आप इसको रन करेंगे, यहाँ पर ये नाम जो है उसने हमें दे दिया है। इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये अगर आप रन करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से इसका रिजल्ट हमें दिख जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा काउंट फंक्शन। अब हमारा दूसरा फंक्शन जो है, दूसरा फंक्शन कहता है सम फंक्शन। तो सम क्या करेगा? सम जो है किसी कॉलम के ऊपर जो टोटल वैल्यूज हैं उसका सम करके हमें देगा। तो अगर आप इसका सम फंक्शन निकालना चाहते हैं, सम फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, इसको किस कॉलम के ऊपर निकालना है वो बताना पड़ेगा। एज
के ऊपर हमें निकालना है, एज कॉलम के ऊपर निकालना है। और किस टेबल से लेना है हमें? स्टूडेंट टेबल से लेना है। तो अब आप इसे जब रन करोगे तो ये हमें टोटल सम फंक्शन दे देगा, यानी यहाँ पर जो टोटल वैल्यू थी एज के अंदर उसका सम करके उसने हमें दे दिया है। सम के बाद हमारे पास ये सम फंक्शन हमने देखा। सम फंक्शन के बाद हमारे पास दूसरा आता है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन आप अगर नहीं जानते तो बता दें, तो ये क्या करता है एवरेज फंक्शन के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं उसको सम कर देता है, और जो वैल्यू है उसको सम करने के बाद टोटल नंबर ऑफ आइटम से वो डिवाइड कर देता है, और इस तरीके से हमें एवरेज मिल जाता है। तो एवरेज फंक्शन के लिए भी हमें सेम काम करना है, किसके ऊपर हमें एवरेज निकालना है वो बताना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एज का ही एवरेज ले लेते हैं। अब क्या करें, आप इसे रन कीजिए। यहाँ पर एज का उसने एवरेज हमें दे दिया है। अगर आप इस टोटल को एज में 32, 28, 32 और 30 इन दोनों का अगर आप टोटल सम करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 ही रिटर्न करता है। इसको मैं एक बार चेक भी करवा देता हूँ आपको। यहाँ देख लेते हैं आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है, 32 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 30। अब जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको 30.5 मिल जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि इंटीजर में जो वैल्यू हमने ली है उस इंटीजर वैल्यू को हमें रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमें एवरेज दे देता है। एवरेज के बाद अगर आप दूसरा फंक्शन देखिए मिन वैल्यू, तो मिन क्या करता है कि मिन के बारे में हमने बात की, दिस फंक्शन रिटर्न द मिनिमम लोएस्ट वैल्यू इन द सेट। यानी ये जो मेरे पास स्टूडेंट का एक टेबल दिया हुआ है इसमें 32, 28, 32 और 30 वैल्यू ली हुई है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है आपका, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 28, तो ये हमें मिन वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं, सिलेक्ट मिन, एज कॉलम के ऊपर ही हम लगा रहे हैं इसे। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, 28 है, तो उसने 28 हमें रिटर्न कर दिया। अब ऐसे ही हम मैक्स वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो मैक्स वैल्यू को जब हम लेंगे तो मैक्स वैल्यू क्या करता है, आपको मैक्सिमम जो रिजल्ट सेट के अंदर वैल्यू है वो हमें दे देता है। हम एज का एक कॉलम ले लेते हैं। ये देखिए 32, अगर आप चेक करो स्टूडेंट के अंदर तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 32 है, तो 32 इसने दे दिया। तो ये आपका जो है सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हैं, और ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो हमारे लिए काम क्या करते हैं कि एक ऑलरेडी ये फंक्शन बना दिया गया है, इस फंक्शन के अंदर इंटरनली ये कैसे प्रोसेस करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट फंक्शंस को वर्कआउट कर सकते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह के ऑपरेटर जो हैं वो कैसे काम करते हैं। अब जैसे मेरे पास है इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर। अगर आप किसी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर भी आप देखोगे बहुत सारे ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है इक्वल टू को चेक करता है, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, ग्रेटर और इक्वल टू के लिए है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का साइन ये भी यूज़ हो सकता है, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन। तो ये सारे हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो हैं वो किस तरीके से आपके काम करते हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा। ओके, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास जो पहला ऑपरेटर है वो है इक्वल टू का। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट इन्फो करके हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं हम। इसके अंदर हमारे पास कुछ फील्ड है, जैसे एज है, मार्क्स है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो क्या काम करता है। इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करता है। तो जब हम इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा कि जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट नाम से टेबल है, इसके अंदर हमें एक रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, जिसमें सपोज करें आईडी जो है 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आईडी इक्वल टू 1। तो ये जो हमने इक्वलिटी का साइन लगाया है, यहाँ पर आप वेयर क्लॉज लगा दें, वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो ये जो है ये इक्वल ऑपरेटर कहलाता है। यहाँ पर अब आप इसे रन करेंगे तो इसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से इक्वल ऑपरेटर आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर मान लें एज हम ये रख लेते हैं और कहें कि एज जो है आपका 32 हो, उसी के लिए हमें इसे यूज़ करना है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो इसके अगेंस्ट में जो रो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर का हमने यहाँ पर एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन समझा। अब दूसरा हमारे पास है ग्रेटर देन। तो अगर हम ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो ग्रेटर देन ऑपरेटर कैसे काम करता है इसे देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आएगा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारे पास आईडी है 1 2 3 4। तो हम यहाँ क्या करते हैं, और एज है आपके पास ये समथिंग, मार्क्स हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि मार्क्स जो है हमारे पास, मार्क्स जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास 450 से ग्रेटर होनी चाहिए। देखिए ग्रेटर जो हमारे पास 450 से है वो हमें इसने बता दिया कि कौन सा जो रिकॉर्ड है वो ग्रेटर दैन 450 है। अब अगर हम ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेटर दैन का। हमने क्या किया, यहाँ पर आईडी रखा और आईडी में कहा कि वो सारे रिकॉर्ड दिखाओ जो जिनकी आईडी ग्रेटर दैन 2 है। तो यहाँ पर अगर आप इसे रन करते हो तो 2 से जो भी ग्रेटर दैन आईडी है उसके बेस पर उसने रिकॉर्ड हमें दिखा दिया। ऐसे ही अगर आप आएंगे लेस देन करने के लिए, तो हमारे पास लेस देन के लिए अगर वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेस देन, और ये देन है। ठीक है, तो जब हम लेस देन की बात करते हैं तो लेस देन आपके पास जब ऑपरेटर लगाओगे तो इस तरीके से लगाए जाते हैं। और यहाँ पर हमने कहा वो सारे रिकॉर्ड दिखाइए जिसकी आईडी लेस देन 3 है। तो यहाँ पर हमने लेस देन 3 के लिए जितने भी रिकॉर्ड्स थे, तो लेस देन 3 यानी 1 और 2 जो रिकॉर्ड अवेलेबल हैं वो उसने दिखा दिया। अब अगर लेस देन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारे पास एज है, पहले एक बार एज को आप चेक कर लीजिए कौन कौन सी एजेस हैं। हमारे पास 32 है, 28 है, 32 है, 30 है। तो हम कहते हैं कि आप हमें एज का रिजल्ट दीजिए जो कि लेस देन 30 है।
तो लेस देन 30 में कौन कौन से हमारे पास आ जाएंगे, एक ये 28 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 28 इसने दे दिया, तो ये हो गया हमारे पास लेस देन ऑपरेटर। ऐसे ही आता है आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पर क्या देते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 450 है तो वो हमें रिकॉर्ड दिखाए। तो 450 ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ कि या तो वो 450 है या 450 से ऊपर है। तो ये आपके पास ग्रेटर देन का हमारे पास वैल्यू आ जाते हैं। अगर इसके बाद हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर हम लेस देन और इक्वल टू करते हैं तो साइन हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू जो है वो हमने यहाँ पर लेस देन का साइन आपका इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि या तो 30 है या फिर उससे कम है। तो यहाँ पर अगर हम एज कॉलम को देखें तो 30 वाला भी उसने रिकॉर्ड दे दिया, उससे कम जो है वो भी उसने हमें दे दिया। तो ये हमारे पास हो गए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर। ग्रेटर देन हो गया आपके पास, उसके बाद इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, उसके बाद आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया। अब हम अगला देखते हैं, कहता है नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं उसके अंदर कंपैरिजन में जो भी आपने वैल्यू लगाई है उसे छोड़ के जो वैल्यू है वो हमें दिखाए। तो हमारे पास जब इस टेबल को रन करते हैं तो एज के अंदर हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, और अगर हमने कहा कि भाई हमें वो रिकॉर्ड दिखाई, ये है नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब एज जिसकी नॉट इक्वल टू 30 है सिर्फ वो रिकॉर्ड हमें दिखाओ। तो यहाँ पर ये नेगेटिव में हमें वैल्यू देगा कि उसको छोड़ के बाकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर दे देता है। तो ये होता है आपका नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ये है, नॉट इक्वल टू आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो नॉट इक्वल टू को हम दूसरे तरीके से भी लगा के चेक कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू को हम चाहें तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अगर इसे रन करेंगे तो ये आपको सेम रिजल्ट देगा जो कि ऊपर के कंपैरिजन ऑपरेटर में इसने दिया था। अब हम देखते हैं नॉट इक्वल टू के बाद नॉट लेस देन और नॉट ग्रेटर देन। ये भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि आपका लेस देन और ग्रेटर देन काम करते हैं। अगर आपने कहा नॉट लेस देन, तो नॉट लेस देन के अंदर जो हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, नॉट लेस देन। तो जब हम नॉट लेस देन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ नॉट लेस देन। नॉट लेस देन में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इससे कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इससे कम नहीं होना चाहिए, तो नॉट लेस देन 30। तो जब आप इसे रन करोगे तो ये आपको दे देगा कि 30 से कम वाले जितने हैं वो हमें नहीं दिखाएगा, बाकी ये सारे दिखाएगा। तो ये आपका नॉट लेस देन का कंडीशन बन जाता है। ऐसे ही हमारे पास आता है नॉट ग्रेटर देन, यानी उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको नॉट ग्रेटर देन के बारे में बात करते हैं हम। तो नॉट ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ कि
30 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, उसको हमें यहाँ पर रिजल्ट देखना था। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है आपके पास, इस तरीके से आप कंडीशन लगाकर कंपैरिजन ऑपरेटर से जो भी रिकॉर्ड आपको फ़िल्टर करके लाना है उन रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करके हम ला सकते हैं। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो हम यहाँ देखेंगे। एंड है, और है, ऑल है, एनी है, लाइक है, इन है, बिटवीन है, एग्जिस्ट है, नॉट है, सम है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर जो हैं वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अब एंड है, और है, ये आपका मल्टी कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हमें लगानी हो तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो कैसे काम करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर को चेक करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, अब इसके अंदर हम एक एक करके ऑपरेटर को देखना शुरू करते हैं। पहला हमारे पास है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, ये टेबल ले लेते हैं और हमने कहा कि एंड ऑपरेटर लगाना है। तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि आप दो कंडीशन को यहाँ पर लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा कह दो कि where gender equal to female and age जो भी उस फीमेल की है। यहाँ पर हम पूरी रिकॉर्ड्स को एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि जो एज है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए 28। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें कि मल्टीपल कंडीशन हमने लगा दिया, एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो एंड का मतलब ये होगा कि अगर ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मान ले दोनों कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं होता है तो रिजल्ट आपको नहीं मिलता। इसलिए एंड ऑपरेटर को समझिएगा। कहते हैं एंड ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू कंपेयर डाटा विद मोर देन वन कंडीशन। इफ ऑल द कंडीशन रिटर्न ट्रू देन ओनली विल डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब एंड कंडीशन लगाएं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एंड कंडीशन के अंदर आप जितने भी कंडीशन लगाएंगे अगर वो सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तभी आपको जो रिजल्ट है वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारा नहीं आता। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं एंड के लिए। अब यहाँ देखिए हमने कहा था कि भाई हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसमें जेंडर जो है वो फीमेल है और जो उसकी एज है वो ग्रेटर दैन 28 है। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए कि एज जेंडर जो है वो फीमेल है, एज जो है वो आपके पास 30 है। अब मान लो कि यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया होता तो देखिए क्या रिजल्ट देता है हमें। इसने कोई रिजल्ट नहीं दिया। रिजल्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब आप कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो जेंडर फीमेल हमारे पास दो हैं इसके अंदर, एक 28 है एक 30 है। तो जेंडर फीमेल तो उसको मिला लेकिन हमने एक दूसरा कंडीशन लगाया था कि जो एज है वो मोर देन 48 होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी फीमेल नहीं है जिसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 48 है, इसीलिए इसने हमें रिजल्ट नहीं दिया। तो एंड कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा एंड ऑपरेटर जो आपके पास है उसको तभी आप यूज़ करें जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें जितनी भी कंडीशन आप लगाएंगे वो सारे के सारे ट्रू रिजल्ट दे, उसके बाद ही हम उसको जो रिटर्न है अगर ट्रू होगा तभी हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब इसके अंदर हमारे पास है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और को समझना होगा कि और हमें कब लगाना चाहिए। और को लगाने का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि अगर मान लें और कंडीशन आप लगाते हैं
तो और ऑपरेटर इन एसक्यूएल कंपेयर डाटा विद मोर देन वन कंडीशन। इफ ईदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल रिटर्न डाटा। कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर आप और कंडीशन लगाते हैं, अब आपने यही जो ऊपर कंडीशन लगाया था इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। देखिए एंड की जगह मैं यहाँ पर और लगा रहा हूँ, तो और के स्टेटमेंट के हिसाब से आपने जो ये दो कंडीशन लगाई है इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो ये मुझे रिटर्न रिजल्ट देना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, अब आपने जो कहा कि एज 48 होना चाहिए, ये तो कंडीशन आपकी फेल हो गई। बट आपने कहा जेंडर मुझे फीमेल चाहिए, तो जेंडर फीमेल के बेस पर उसने रिटर्न जो है रिजल्ट मुझे कर दिया, और सिर्फ इसी का जो रिजल्ट मेरे पास आया था उसी को इसने रिटर्न किया, दूसरे को उसने चेक नहीं किया। अब सपोज करें कि मैंने यहाँ पर लगाया होता 28 और लगा देता, तो इसका मतलब ये इससे भी अगर कुछ रिजल्ट है और इससे भी कुछ रिजल्ट है, वो दोनों रिजल्ट को आपको दिखाएगा। ये देखिए फीमेल है, तो फीमेल से हमारे पास दो रिकॉर्ड आ गए कि जेंडर जो है वो फीमेल है। और जब आप एज के बारे में बात करते हैं कि भाई एज अगर 28 से ग्रेटर हो, तो यहाँ पर जो हमने बाकी रिकॉर्ड लिए हैं वो 28 से ऊपर हैं। आपका ये वाला जो रिकॉर्ड है या ये वाला रिकॉर्ड है, ये आपके 28 से एज ऊपर है, उसके बेस पे निकला है। तो ये ध्यान रखिएगा जब आप और कंडीशन लगाते हैं तो उस केस के अंदर कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती जाती है तो उनके रिजल्ट जो हैं वो कंबाइन होकर हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर जैसे पीछे हमने कहा था कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, अगर इसका कंडीशन ट्रू हुआ तो सबसे पहले इसने ये वाले कंडीशन ले लिए, फिर इसका जो भी कंडीशन ट्रू हुआ उसके कंडीशन को उसने चेक किया और उसके कंडीशन के बेस पर रिकॉर्ड्स को उठा लिया। तो और में जितने भी और कंडीशन आप लगाते जाएंगे उसके बेस पर रिजल्ट कंबाइन होकर हमारे पास आता जाएगा। तो अभी हमने दो ऑपरेटर के बारे में सीखा, एक एंड है एक और है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑल ऑपरेटर। ऑल ऑपरेटर क्या कहते हैं? द ऑल ऑपरेटर इन एसक्यूएल रिटर्न ट्रू व्हेन द वैल्यू मैचेस ऑल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम। इट इज लाइक एंड ऑपरेटर, इट विल कंपेयर द वैल्यू अगेंस्ट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम। इसका मतलब ये है कि जब आप ऑल ऑपरेटर यूज करेंगे तो वहां पर ऑल ऑपरेटर के लिए कंडीशन क्या होता है कि ये रिटर्न करता है ट्रू। कब? टू रिटर्न ट्रू इफ ऑल द सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन। अगर जो भी सब क्वेरी के अंदर आपने वैल्यू रखी है वो सारी की सारी कंडीशन मीट हो जाती है, यानी कंडीशन मैप हो जाती है, उसके बाद ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑल जो है आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, वेट क्लॉज के साथ, हैविंग क्लॉज के साथ लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑल ऑपरेटर जो है वो किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर ऑल ऑपरेटर के लिए हमने क्या किया, एक क्वेरी बनाई। हमारे पास दो टेबल हैं, एक टीचर्स हैं एक स्टूडेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को ले लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है टीचर्स का, तो टीचर्स के अंदर टीचर्स टेबल में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। इसमें एक नेम है, एक एज है और एक आईडी कॉलम में। ऐसे ही हमारे पास एक स्टूडेंट नाम से हमने टेबल बनाया हुआ है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर भी कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, यानी टीचर्स में से क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसके लिए कंडीशन हमने बताई है कि जो एज है, एज वो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। हमने यहाँ पर ऑल लगाया। ऑल मतलब ये हमारी सब क्वेरी है। इस सब क्वेरी के अंदर जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर आप इस सब क्वेरी के अंदर देखें तो मैंने कंडीशन लगाया था कि यहाँ स्टूडेंट में हमारे पास जो एज कॉलम दिया हुआ है, ये आपके पास स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर एज कॉलम दिया हुआ है। तो एज कॉलम जो है वो आप चूज करो जो मोर देन 23 है।
तो यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट सेट निकाला। रिजल्ट सेट क्या निकाला कि वो एजेस जो मोर देन 23 है। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकले वो निकले 42, 32 एंड 40। अब ये जो रिजल्ट सेट है ये ऑल के लिए एक कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर एज में जब आप इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे तो जरा देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हमें क्या देता है। सिलेक्ट स्टेटमेंट में वैल्यू क्या दी कि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि वो सारी एजेस जो क्या है 42, 32 और 40 आपके पास एजेस हैं और हमें क्या निकालना है। हमने कहा एक एक करके ये एज से कंपेयर करेगा, अगर सारी एजेस ट्रू हो ठीक है तभी ये रिटर्न जो है रिजल्ट करेगा। अब यहाँ पर जब मैं इसको निकालता हूँ तो इन तीनों को रन कर लेते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टीचर्स का ये मेरे पास टेबल है। टीचर्स के अंदर मेरे पास जो वैल्यू निकली है वो ये वाली वैल्यू निकली है जिसकी एज क्या है 43 है। तो यहाँ पर जो हमने ये वैल्यू निकाली थी उसके अंदर स्टेटमेंट को और ले लेते हैं हम। अब इस स्टेटमेंट को रन करते हैं। देखिए हमने कहा कि टीचर्स में एजेस, अब जो ऑल कंडीशन है ऑल कंडीशन में क्या कहता है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल ऑफ द सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन। अगर सारी सब क्वेरी की वैल्यू कंडीशन को मीट करती है तभी ये रिटर्न करेगा और जो रिटर्न करेगा उसके बेस पे वैल्यू निकालेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास कंडीशन था 42, 32 और 40, ये मेरे पास ऑल। इससे जब आप टीचर्स को कंपेयर करोगे तो मेरे पास क्या है कि इससे बड़ी एज मुझे मिलनी चाहिए ठीक है, या जो हमारे पास ये एज मैप कर रहा है उसके बराबर एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम गए तो हमने क्या किया, जब इस क्वेरी को चलाया तो हमने देखा कि ये जो क्राइटेरिया है इस क्राइटेरिया के बेस पर हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड मैप होके आ रहा है, वो रिकॉर्ड है 43 वाला। तो ये वाला रिकॉर्ड मैप होके आ रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास है 42 है, 32 है और 40 है। तो यहाँ पर देखिए 32 है, 41 है, 30 है, 29 है। अब हमने कहा कि ये जो आप एज निकालेंगे तो एज इस रिजल्ट सेट से ग्रेटर होना चाहिए। तो रिजल्ट सेट में मेरे पास एज था 42, 32 और 40 तक। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली, जो वैल्यू रिजल्ट में आई वो मेरे पास 43 आई, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का कंडीशन लगाया हुआ था। तो ऑल जो है वो सारी कंडीशन को चेक करता है और अभी हमने कहा इट इज़ जस्ट लाइक एंड ऑपरेटर, एंड 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 करके वो चेक करेगा कि ये इसकी एज, अगर आप यहाँ पर इसको एंड ऑपरेटर से निकालना चाहें तो मैं आपको एक एंड ऑपरेटर का भी समझा देता हूँ कैसे होगा। एंड ऑपरेटर मैंने लगाया यहाँ पर वेयर एज इज इक्वल टू, हमने कहा कि एज जो है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या निकाला था 42 एंड एज इक्वल टू 40 एंड एज इक्वल टू, यहाँ पर क्योंकि हम ग्रेटर देन लगा रहे हैं तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे। हमने 42 है, 40 है और 32 है। ये देखिए क्या रिटर्न किया इसने रिजल्ट। हमने कहा कि भाई एज क्या 42 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड एज 40 से ग्रेटर होनी चाहिए और एंड एज 32 से ग्रेटर होनी चाहिए। यानी इस मल्टीपल कंडीशन के बेस पर जब हमने इसको रन किया तो इसने मुझे क्या दिया कि भाई जिसकी एज 42 से बड़ी है, 40 से बड़ी है और 32 से बड़ी है, उसी की एज उसने निकाल के दी हमें। तो इसी हिसाब से जो हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे तो जो ये ऑल का रिजल्ट सेट हमारे पास निकला था वो इसी तरीके से बिहेव करता है।
वो एक एक वैल्यू को चेक करता है एंड ऑपरेटर में, और उसके बाद जो भी उसका ट्रू रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को निकालता है। तो जब आप टीचर्स के अंदर सारे रिजल्ट में वैल्यू को ढूंढने गया तो उसने ढूंढा एज क्या 42 से बड़ी है कोई, एज 40 से बड़ी है कोई, 32 से बड़ी है कोई, तो उसने जो भी निकला इसको एंड कंडीशन को लगाकर सभी एज कॉलम को उसने कंपेयर किया, जो ट्रू निकला उसके लिए रिजल्ट उसने हमें दिया। तो ये था हमारा ऑल ऑपरेटर। ऑल ऑपरेटर का कंडीशन आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जब आप ऑल ऑपरेटर लगाते हैं तो इसमें सब क्वेरी में, सब क्वेरी क्या है अभी हम इसको सीखेंगे आगे, बट यहाँ पर ये जो हमने क्वेरी लगाई है ये हमारी सब क्वेरी कहलाती है। तो सब क्वेरी में जो भी हमारे पास रिजल्ट निकलता है वो ऑल में जितना भी रिजल्ट निकलता उससे हम कंपैरिजन करते हैं, फिर जो हमारा रिजल्ट होता है उसके लिए हम वैल्यू जो है डिस्प्ले कराते हैं। तो ये ऑल का कंडीशन बनता है। अब इसके बाद है इसके अंदर एनी। तो एनी का कंडीशन अगर आप चेक करो तो यहाँ पर एनी का कंडीशन क्या कहता है, रिटर्न बूलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट। ये बूलियन वैल्यू देता है, कब देता है, रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी मीट द कंडीशन। अगर उसमें से कोई भी सब क्वेरी कंडीशन को मीट करती है तो ये क्या करेगा, हमें रिजल्ट ट्रू देगा। और ये जो होता है इट इज जस्ट लाइक और ऑपरेटर। एनी जो होगा वो और ऑपरेटर की तरह होगा, जो कि यहाँ पर आपको उसने बताया है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो और ऑपरेटर की तरह होता है। यानी कोई भी रिजल्ट अगर मैप कर जाता है, मैच कर जाता है, तो उसके अगेंस्ट में वो हमें वैल्यू दे देगा। तो अब अगर हम यहाँ पर ये जो वैल्यू लेके चल रहे हैं, यहाँ पर एक कंपैरिजन लगा देते हैं। अगर सपोज करें यहाँ पर हमने लगाया और लगाया तो ये क्या रिजल्ट देता है इसको देखते हैं। ये क्या है कि कोई भी कंडीशन जो मैप कर गई उसके अगेंस्ट में यहाँ पर इसने हमें वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये जो कंडीशन है इसको क्या करें, यहाँ पर हम समझा देते हैं और के लिए। और नहीं, ये एनी ऑपरेटर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एनी, तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, ये देखिए इसने यही दो वैल्यू रिटर्न की जो वैल्यू हमने यहाँ पर लगाया हुआ था इसको। अब जब आप इस टीचर को सिलेक्ट करके सारे रिकॉर्ड से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं टीचर्स के अंदर जब हमने कहा कि रिकॉर्ड्स हमारे पास कितनी हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं। इसमें एज है 32, 43, 29, 40, 30 एंड 41। तो यहाँ पर जब आप एनी ऑपरेटर लगा रहे थे तो एनी में यहाँ पर मेरे पास 3 रिजल्ट सेट की वैल्यू निकल के आती हैं, वही जो पहले हमारे पास निकल के आई थी 42, 32 एंड 40। तो इसका मतलब इसमें से अगर 42 मुझे एज से मैप कर जाता है, ठीक है, तो वो वैल्यू दे दो। अगर 40 की वैल्यू मैप कर जाती है, 32 की वैल्यू मैप कर जाती है, तो वो हमें दे दो। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो भी वैल्यू आई है वो क्या है, एक 43 है, 42 से ग्रेटर देन जो है वो 43 है, और 40 से जो ग्रेटर देन था वो 41 था। अब 32 से ग्रेटर देन वाला यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट इसने लिया नहीं है, क्योंकि 32 से ग्रेटर देन में भी इन दोनों का ही रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो इसीलिए उसने अलग से कुछ भी नहीं किया। ये तीनों कंडीशन जो है सिर्फ इन दोनों, क्योंकि यहाँ पर हम 40 और 42 ले रहे हैं, तो ये ऑलरेडी 32 से ग्रेटर है,
तो इसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट आया वही इसके लिए भी वैलिड हो गया, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 2 रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो ये एनी का होता है। एनी मतलब एनी ऑपरेटर और ऑपरेटर की तरह काम करता है, और इसके अंदर कोई भी कंडीशन अगर मैप कर जाती है, कोई भी कंडीशन अगर मैच कर जाती है, तो उसके अगेंस्ट में ये हमें वैल्यू दे देता है। तो ये हो गया आपका एनी ऑपरेटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनी के बाद था लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर क्या है? लाइक ऑपरेटर जो होता है, इसके अंदर हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाइल्ड कार्ड कंपैरिजन के लिए भी ये यूज होता है। लाइक में आप सपोज करें कि मेरे पास एक टेबल बना हुआ है एम्प्लॉयज नाम से। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइक को चेक करने जा रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है। इस एम्प्लॉय के टेबल के अंदर आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉयज में। इसमें आपका फर्स्ट नेम दिया हुआ है, तो इसको फर्स्ट नेम ले लीजिए। फर्स्ट नेम हमने कहा कि भाई देखिए, लाइक ऑपरेटर यूज करना है, इसको नॉट हटा देते हैं, सिर्फ हम लाइक ही यूज करते हैं। कहता है कि अगर आप एम्प्लॉय टेबल के अंदर फर्स्ट नेम में कहीं भी अगर आप कोई भी ऐसा लेटर देखो जो एम से स्टार्ट होता हो, तो वो हमें रिजल्ट दे दो। यहाँ पे एम से कौन सा नाम स्टार्ट हो रहा था? माइकल। तो उसने माइकल का रिजल्ट हमें दे दिया। अब अगर हम यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाते तो क्या होता? इसका एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। नॉट में एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर हमने कहा है कि अगर नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट नेम में वो नेम सर्च करो जिसमें आपको इनिशियल में एम ना मिलता हो। वाइल्ड कार्ड को हम और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, फिलहाल के लिए हम सिर्फ ऑपरेटर में इसको चेक कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे और थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर लाइक के अंदर हमने कहा कि अब ये क्या करेगा, नॉट जो है वो नेगेटिव कंडीशन है। तो नॉट अगर नेगेटिव कंडीशन है तो इसका मतलब एम वाला जो है उसको छोड़ के बाकी जो मिल रहा है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। तो ये हो गया हमारे पास लाइक ऑपरेटर। अब इसके बाद हमारे पास आता है, लाइक के बाद है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है कि आपके पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज जो हैं वो हम पास करते हैं, या एक रिजल्ट सेट पास करते हैं, उसके बेस पर जो वैल्यू होती है वो हमें ये दिखा देता है। तो यहां पर हम इन ऑपरेटर को समझते हैं। इन ऑपरेटर कैसे काम करता है? हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, सिलेक्ट देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। हम एम्प्लॉयज टेबल को ले लेते हैं। एम्प्लॉयज टेबल के अंदर हमारे पास है आईडी फर्स्ट नेम। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट करें एम्प्लॉयज में वेयर, हम क्या करते हैं आईडी इन। इन मतलब आपको आईडी सर्च करनी है, लेकिन जो लिस्ट ऑफ आईडी में दे रहा हूं सिर्फ उसी को लेके आनी है। अब मैंने कहा इसके अंदर 2 3 4 5, मैंने कुछ वैल्यू पास कर दी है इसको। इसने क्या किया, मैंने जो जो वैल्यू पास की थी उसके बेस पर जो भी रिकॉर्ड्स थे वो लेके आ गया। यानी इन मतलब एक लिस्ट ऑफ वैल्यू आप पास करोगे और उसके बेस पर जो डाटा होगा वो हमें वो डिस्प्ले करा देगा। अगर आप इन ऑपरेटर को पढ़ते हैं तो उसने ये कहा था, इज यूज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू
दैट मैचेस एनी वैल्यू इन द सेट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। यानी ये जो हमने मल्टीपल वैल्यू दी हुई है, इसमें कोई भी वैल्यू जो वैल्यू से मैच करता जाएगा उसके अगेंस्ट में ये रिजल्ट हमें देता जाएगा। अब सपोज करें कि मैंने यहाँ पर इसको 50 लगा दिया होता, तो ये क्या करता, सिर्फ मुझे 3 ही रिजल्ट देता है, क्योंकि जो उसको जिससे आईडी जो है अगर 2 मिला तो उसने 2 के अगेंस्ट में रिजल्ट दिया, 3 मिला तो 3 के अगेंस्ट में दिया, 4 मिला 4 के अगेंस्ट में दिया, बट 50 नहीं था इसलिए उसने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। अब हम आगे देखते हैं इन ऑपरेटर के बाद क्या आता है हमारे पास। इन ऑपरेटर के बाद है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर क्या है कि रेंज को स्पेसिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर रेंज के अंदर से मुझे अगर कुछ निकाल के लाना है तो उस रेंज के लिए वैल्यू काम करता है। बिटवीन ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू गेट वैल्यूज विद इन द रेंज। तो अगर मैं यहाँ पर मैं एम्प्लॉयज़ का ही टेबल ले लेता हूँ और एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर मैं कहता हूँ वेयर आईडी बिटवीन, मैं आईडी कहता हूँ मुझे 3 से 8 के बीच का वैल्यू दो, मुझे 3 से 8 का। यहाँ देखिए मैंने इसे कहा कि 3 और 8 का, तो ध्यान रखिएगा बिटवीन के अंदर जो आप वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं स्टार्टिंग और लास्ट की वैल्यू जो भी होती है वो इंक्लूडेड होती है, वो एक्सक्लूडेड नहीं होती है। तो अगर आपने 3 और 8 का कहा तो वो 3 से लेकर 8 तक की जो वैल्यू है उसके बीच में जो भी रेंज आ रहा है इंक्लूडिंग जो वैल्यू हमने मेंशन किया है वो सारी के सारी रिजल्ट को ला के देगा। अगर आप यहाँ पर आईडी मान लें कि आप 4 से देखना चाहते हैं, 3 को इंक्लूड नहीं रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना होगा कि आपको क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। तो अगर आप 3 नहीं रखना चाहते तो 4 से वो हमें रेंज उठा के देगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर क्या देखें। अगर इसके बाद हमारे पास आता है एग्जिस्ट। चलिए हम एग्जिस्ट को समझ लेते हैं। एग्जिस्ट के मतलब क्या है। एग्जिस्ट को जैसे कि अभी हमने बताया है कि एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर सब क्वेरी कोई रिजल्ट रिटर्न करता है तभी जाके आपका आगे डाटा जो है वो प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सब क्वेरी में कुछ नहीं आता तो हमारे पास डाटा भी कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ देख लेते हैं। एम्प्लॉय में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया वेयर एग्जिस्ट, कुछ भी ले लेते हैं, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम, मैं एम्प्लॉय ले लेता हूँ, एम्प्लॉय वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 4। अब आप चेक करिए क्या इस सब क्वेरी में कोई रिटर्न जो है रिजल्ट आ रहा है। यहाँ 2 रिटर्न आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। ट्रू है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने रन किया था ये स्टेटमेंट का रिजल्ट आपको दे देगा। यहाँ देखिए एम्प्लॉय, अगर ये यहाँ पर फॉल्स होता है, अब मैं अगर इसको यहाँ पर 40 कर देता हूँ तो कोई भी रिटर्न रिजल्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपके पास ट्रू आएगा तो ये आगे प्रोसेस करेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका मतलब एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर आपका ये कंडीशंस ट्रू हो जाता है तो फिर ये वाला कंडीशन जो है वो आगे प्रोसेस करेगा। तो अगर आप ये कंडीशन लगाते हैं, वैसे इफ़ कंडीशन के साथ हम ज़्यादा लगाते हैं कि कुछ का रिटर्न अगर हमारे पास रिजल्ट आता है तो आगे फर्दर प्रोसेस करें। जैसे आप
प्रोसीजर करेंगे तो उस टाइम पर ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ये अगर आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा तो जाके आपका रिजल्ट प्रोसेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एग्जिस्ट के बाद है नॉट। नॉट हम ऊपर भी देख चुके हैं, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं नॉट के अंदर क्या है। नॉट जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो भी आप वैल्यू करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, उसका रिवर्स हमें रिटर्न करेगा। नॉट ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज अ negate operator, which means it will show data for opposite of the condition that we mentioned in the SQL statement। तो अगर हमने यहाँ पर कहा select star from एम्प्लॉय, मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर अगर हमने कहा कि जेंडर हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर कहा where gender, where gender not equal to फीमेल। अगर जेंडर फीमेल नहीं है, ठीक है, तो रिटर्न रिजल्ट करें। तो जितने भी इसके अपोजिट में हमारे पास रिजल्ट था मेल, वो सारे के सारे उसने रिटर्न कर दिए, सिर्फ फीमेल उसने रिटर्न नहीं किया। तो नॉट जो है वो नेगेटिव है, यानी रिवर्स कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमें फीमेल वाला जो रिकॉर्ड था वो नहीं देखना था, उसके अलावा कुछ और पड़ा हुआ है तो वो हमें देखना था, तो वो कंडीशन के हिसाब से हमने नॉट लगाया, तो यहाँ पर उसने हमें शो कर दिया। नॉट ऑपरेटर के बाद हमारे पास है सम ऑपरेटर। इसको हम आगे देखेंगे, जब हम प्रोसीजर वगैरह यूज़ करेंगे तब हम इसको यूज़ करके चेक करेंगे। एग्जिस्ट हम देख चुके हैं और एनी भी देख चुके हैं। एनी का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई भी जो यहाँ पर आपका दो टेबल है, टेबल से वैल्यू ली हमने, तो जो हमें ट्रू स्टेटमेंट को और कंडीशन के हिसाब से जो भी उसको रिकॉर्ड मिल गया उसका रिजल्ट हमें दे देता है, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं अभी। इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशन ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर है ये। कंडीशनल ऑपरेटर है इज नल या इज नॉट नल। तो कंडीशनल ऑपरेटर को भी हम देख लेते हैं एक बार। हमने कहा कि यहाँ पर दो कंडीशन है, इज नल। तो जब हम कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर इज नल की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है सिलेक्ट एम्प्लॉय। यहाँ पर आप वैल्यू जब इसको रन करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट आईडी दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं इज नल। तो यहाँ कंडीशन लगाते हैं वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल। तो हमने इसको कहा कि भाई हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका डिपार्टमेंट आईडी जो है वो नल है। तो अगर आप इसको चेक करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा हमारे पास कंडीशन नहीं था जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी नल है, तो इसीलिए उसने ये हमें एक ब्लैंक रिजल्ट सेट दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन इससे मैप नहीं होती है। अब दूसरा कंडीशन है इज नॉट नल। तो ये इसका जैसे नॉट हम कहते हैं कि रिवर्स होता है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करो वेयर इज नॉट नल, तो हमने कहा कि जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी नॉट नल है वो हमें दिखाइए। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी जिसका नॉट नल था वो उसने हमें दिखा दिया। तो इज नल है, इज नल कंडीशन चेक वैल्यू इन अ टेबल, इज नल चेक करता है, और अगर इज नॉट नल है तो उसका मतलब नॉट नल वैल्यू चेक करता है। तो ये कंडीशन आपके पास इज नल और नॉट नल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपडेट करते हुए कर सकते हैं, डिलीट करते हुए कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में अभी मैंने यूज़ करके बताया, आप इसे कंडीशन के हिसाब से अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट करके चेक कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब इज नल और इज नॉट नल हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑपरेटर्स।
तो सेट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको हमें समझना होगा। तो सेट ऑपरेटर के बारे में पहले हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। सेट ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन रिजल्ट फ्रॉम टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट। जब आप दो टेबल का रिजल्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू कंबाइन करना चाहते हैं तो उस टाइम पर हम सेट ऑपरेटर लगाते हैं। दे कंबाइन द सेम टाइप ऑफ डाटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। अगर हमने कोई दो टेबल ले लिया, टेबल ए और टेबल बी, और उस डाटा को हम क्या करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिन कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं कंबाइन करने के लिए उनका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर डाटा टाइप डिफरेंट है तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। दिस लुक सिमिलर टू एसक्यूएल ज्वाइन ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस। ये ज्वाइन की तरह होता है बट ज्वाइन की तरह हम यूज नहीं करते हैं। एसक्यूएल ज्वाइंस आर यूज टू कंबाइन कॉलम वेयर सेट ऑपरेटर आर यूज टू ज्वाइन रोज फ्रॉम मल्टीपल सिलेक्ट क्वेरीज। यानी यहाँ पर हम रोज को कंबाइन करने की बात कर रहे हैं। द रिटर्न ओनली वन रिजल्ट सेट, इससे हमें एक रिजल्ट सेट रिटर्न होते हैं। तो जो हम सेट ऑपरेटर की बात करते हैं ये हमारे पास यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट हमें मिलते हैं। तो इसके अंदर जो कंडीशन है इंटरसेक्ट या यूनियन की वो यही है कि द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन बोथ सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सेम। जब हम इंटरसेक्ट और यूनियन करेंगे तो आपको और ज़्यादा मैं क्लियर करता हूँ। द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मस्ट बी सेम इन ऑल क्वेरी। कहने का मतलब ये है कि भाई डाटा टाइप कंपैटिबल होना चाहिए। आप अगर कॉलम का ऑर्डर कुछ और ले लेते हैं तो उस टाइम पर डाटा टाइप डिफरेंट होगा तो वो इशू करेगा। द टाइप मस्ट बी कंपैटिबल।